हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे पुष्पीय पादपों की आकार की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पर। तो पिछले वीडियो में अभी तक हमने जो आपको बताया वो बाकी प्लांट्स के विषय में, जो खास रूप से जो लोअर प्लांट्स होते हैं उसके विषय में हमने चर्चा किया, जैसे ब्रायोफाइटा पे, टेरिडोफाइटा पे, जिम्नोस्पर्म पे। तो आज हम देखेंगे कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जो पुष्पीय पादप होते हैं, उनकी क्या खासियत होती है और उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, उनका कार्य क्या होता है। तो अगर यहाँ पे हम चर्चा करें तो जो पुष्पीय पादप होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें खास रूप से फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो किसे फ्लावरिंग प्लांट कहा जाएगा, किसे पुष्पीय पादप कहा जाएगा। तो अगर उसे हम देखें तो खास रूप से ऐसे पौधे जिनमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और सीड, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। मतलब जड़, तना, पत्तियाँ, साथ ही उसमें बीज और फूल भी अगर दिखाई देते हैं, पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, तो ऐसे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पीय पादप कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो खास रूप से जो एंजियोस्पर्म होते हैं, आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, जिसे आप 12th स्टैंडर्ड में इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसे हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तो 11th क्लास में हम केवल देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। तो ऐसे प्लांट्स जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स, सारी चीज़ें उसका जो बाहरी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, उसी को उसकी मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति हो गया या कोई भी एनिमल हो गया, अगर वो देखने में जिस भी तरह का दिख रहा है वही उसकी क्या है, मॉर्फोलॉजी। अगर उसका सेक्शन कट करें तो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा उसे हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी, जिसे हिंदी में कहा जाता है आकार की। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब हुआ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी का मतलब हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसी पे आ जाइए हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पुष्पीय पादपों में आकारिकी की, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी कुछ खासियत होती है। आपने कभी सोचा होगा या फिर आप कभी इमेजिन करते होंगे कि जब हम जनरली खेती करते हैं तो ऐसी स्थिति में एक छोटा सा बीज होता है, उस बीज को हम लोग प्लाविंग वगैरह हो जाती है। जैसे पहले तो हम भराई करते हैं, सिंचाई करते हैं खेतों की। जैसे ही उसमें थोड़ी सी नमी कम होती है, वो मतलब कि प्लाविंग योग्य हो जाता है, जुताई के योग्य हो जाता है, तो हम फिर क्या करते हैं, प्लाविंग कराते हैं, जुताई हो जाती है खेत में। तो एक तरह से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। फिर उसमें हम बीज को बो देते हैं। बीज को बोने के बाद क्या होता है कि जनरली आपने देखा होगा कि सीड को जैसे ही वो मिट्टी के अंदर जाता है तो वो 1-2 दिन के बाद, एक आध हफ्ते के बाद धीरे धीरे वो नमी को एब्जॉर्ब करता है। तो जो नॉर्मल सा सीड होता है वो क्या होगा, उसका जो साइज होता है थोड़ा सा बड़ा होने लगता है। तो साइज उसका किस कारण से बड़ा होता है, तो जनरली होता क्या है कि जो बीज होता है, बीज में एक तरह से जितने भी उसमें एंजाइम होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स या फिर जो हार्मोन्स उसके होते हैं, वो एक तरह से इनएक्टिवेट रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। लेकिन जैसे ही उसे हम लोग मिट्टी के अंदर डालते हैं तो वो क्या करता है, थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को, वायुमंडलीय नमी को, साथ ही जो इसमें जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर जो नमी होती है उसको एक तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो एंजाइम, हार्मोन्स या फिर इसकी जो विटामिन्स वगैरह होते हैं, खास रूप से इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और ऐसा होने के कारण उसमें एक रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाला हिस्सा क्या है, इसका रेडिकल है, जिसे हम लोग कहते हैं मूलांकुर। तो रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ही रेडिकल का फॉर्मेशन होता है तो बाद में यही क्या करता है, एक तरह से रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो रूट सिस्टम का मतलब जो जड़ तंत्र होती है, जड़ तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है, रूट सिस्टम के द्वारा होता है। फिर उसके बाद एक इसी में से प्लीम्यूल का फॉर्मेशन होता है, जो क्या बनाता है, सूट सिस्टम बनाता है। सूट सिस्टम का मतलब प्ररोह तंत्र, जिसे हम लोग तना कहते हैं। तो जो तने का विकास होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन या फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, वो सूट सिस्टम के द्वारा होगा। जबकि जो रूट सिस्टम होगा वो एक तरह से रेडिकल ही रूट सिस्टम बनाएगी, अर्थात जड़ तंत्र का निर्माण करती है। तो खास रूप से अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, साथ ही जो तना होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और जो जड़ें होती हैं वो किस तरह की होती हैं और उनका स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन किस तरह का होता है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो प्लांट होते हैं उनके कुछ बेसिक कैरेक्टर होते हैं। जैसे जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, जड़ें जो होती हैं वो ऑलवेज क्या होती हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक इन नेचर।
वो एक तरह से जियोट्रॉपिक नेचर की होती है। जियोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ, वो एक तरह से भूमि की तरफ, मतलब जमीन से नीचे की तरफ वो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में एक तरह से ग्रोथ करती हैं, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक इन नेचर। तो रूट्स क्या होती हैं, एक तरह से प्रकाश के विपरीत नीचे की तरफ वो ग्रोथ करती हैं, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की तरफ ग्रोथ करती हैं। इसी वजह से जो रूट्स का पहला कैरेक्टर होता है वो क्या होती हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक इन नेचर होती हैं। दूसरा कैरेक्टर भी इसका होता है कि यही सेम पॉइंट्स आप कह सकते हैं कि रूट्स आर ऑलवेज एक तरह से ये क्या हो जाएगा, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक इन नेचर। तो फोटोट्रॉपिक का मतलब ये एक तरह से प्रकाश के विपरीत वो नीचे की तरफ ही ग्रोथ करती हैं। तो प्रकाश जो है, खास रूप से प्लांट्स को जो प्रकाश मिलता है वो जड़ों को नहीं मिलता है। जड़ों का जो ऊपरी हिस्सा होगा, जड़ का जो ऊपरी हिस्सा होगा, तने, ये जो पूरे तने होते हैं या फिर फ्लावर, सीड जो भी होता है, उसे केवल प्रकाश मिलता है, जड़ों को प्रकाश नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी ये मिट्टी के अंदर होती हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका एक और कैरेक्टर हो जाएगा, रूट्स आर ऑलवेज निगेटिवली फोटोट्रॉपिक इन नेचर। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि जो जड़ें होती हैं वो गुरुत्वानुवर्तन वृद्धि करती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में वृद्धि करती है नीचे की तरफ, और प्रकाश के विपरीत दिशा में जाती है नीचे की तरफ, उनमें एक तरह से ग्रोथ होती है। इसी तरह से अगर हम स्टेम का देखें तो स्टेम का भी दो कैरेक्टर होगा। स्टेम आर ऑलवेज फोटोट्रॉपिक इन नेचर, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक इन नेचर बट निगेटिवली जियोट्रॉपिक इन नेचर। तो जो तने होते हैं, तने जड़ों के बिल्कुल विपरीत इसका ये कैरेक्टर होगा। जो तने होंगे, तने क्या करेंगे, एक तरह से जो तने होंगे वो यहाँ पे निगेटिवली जियोट्रॉपिक नेचर के होंगे, मतलब वो जमीन की तरफ वृद्धि न करके ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं, जबकि इनमें पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक नेचर होता है। तो जो स्टेम्स होते हैं, जो तने होते हैं, वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। तो मैंने कोई अलग से बात नहीं बताई है, कोई साधारण सी बात है कि जो जड़ें होती हैं वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की तरफ वृद्धि करती हैं और प्रकाश के विपरीत नीचे की तरफ वृद्धि करती हैं, जबकि जो तना होता है प्रकाश की दिशा में, प्रकाशानुवर्तन उसको बोलते हैं, प्रकाश की दिशा में ऊपर की तरफ, और गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत। तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है, तो जो तना होता है वो ऊपर की तरफ वृद्धि करता है। तो इस तरह से इसका अलग अलग कैरेक्टर हो गया। तो क्या कैरेक्टर हुआ, रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक इन नेचर बट निगेटिवली फोटोट्रॉपिक इन नेचर। और स्टेम की अगर बात करें तो स्टेम्स आर ऑलवेज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक इन नेचर बट निगेटिवली जियोट्रॉपिक इन नेचर। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है उसमें खास रूप से कई सारे उसके पार्ट होते हैं, जैसे आपको पता है रूट होगा, स्टेम होगा, लीव्स होगा, ये सारे भाग होंगे। तो उसमें सबसे पहले आइए हम चर्चा करते हैं जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो कितने टाइप की होती हैं। तो अगर हम बात करें रूट्स की, तो रूट जो होती हैं इनका फॉर्मेशन खास रूप से रेडिकल्स जो होती हैं वही एक तरह से ग्रोथ करके, वही डेवलप करके रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो जड़ तंत्र होगी, जो रूट सिस्टम होगा, वो किसके द्वारा बनेगा, रेडिकल्स के द्वारा बनेगा, मूलांकुरों के द्वारा बनता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जब मूलांकुर के द्वारा जो जड़ों का फॉर्मेशन होगा तो तीन तरह की जड़ें बनती हैं, तीन तरह का जड़ तंत्र या फिर रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो जिसमें अगर हम बात करें तो पहला जो जड़ तंत्र होगा, जो पहला रूट सिस्टम होगा, उसे हम लोग कहते हैं टैप रूट सिस्टम। अब ये टैप रूट सिस्टम क्या होता है, तो टैप रूट सिस्टम ये पहला टाइप होता है। तो टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, किसमें जनरली जो रेडिकल्स होती हैं, रेडिकल्स एक तरह से जो मूलांकुर होगा, मूलांकुर यही डेवलप होता है और एक तरह से परसिस्टेंट हो जाता है, परमानेंट ये डेवलप करता रहता है। और ऐसी स्थिति में एक मूसला जड़ बनाता है, एक मिन जड़ बनाता है जो परमानेंट ये एक तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पहला भाग मैंने बना रखा है, तो जैसे अगर हम सरसों की बात करें तो जो सरसों का पौधा होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो एक तरह का उसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, एक मेन जड़ पाई जाती है और उसी से बगल में सेकेंडरी या फिर टर्सरी रूट्स निकली होती हैं, द्वितीयक या तृतीयक जड़ें निकली होती हैं। तो इस टाइप की जो जड़ होती है उसे हम लोग कहते हैं टैप रूट सिस्टम। तो जो डाइकोटिलिडॉन्स होते हैं, खास रूप से जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं जिनमें दो कॉटिलिडॉन्स पाए जाते हैं,
ऐसे प्लांट्स के अंदर हमें कौन सा रूट का टाइप देखने को मिलता है, टैप रूट सिस्टम दिखता है। तो ये इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जो सरसों है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो टैप रूट सिस्टम, तो टैप रूट सिस्टम क्या हुआ, एक मेन जड़ होगी, रेडिकल के द्वारा ही इसका फॉर्मेशन होगा, और एक ये मेन जड़ होगी और इसी से सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स इस तरह से निकली होती हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, सरसों। सेकंड नंबर पे आता है इसका फाइब्रस रूट। तो सेकंड नंबर पे है, इसे हम लोग कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। अब ये फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, तो इसे हम लोग झकड़ा जड़ भी कहते हैं। तो ये जो ये होगा मूसला जड़ होगा, मूसला अर्थात एक मेन जड़ होती है, झकड़ा इस तरह की जड़ होती है। तो ये एक तरह से बंच जैसा होगा, गुच्छे जैसी संरचना होती है। तो जो गेहूं का पौधा होता है, जो गेहूं होता है, गेहूं के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें जनरली अगर आप उसके पौधे को उखाड़ेंगे तो उसमें से आपको ढेर सारा फाइबर जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, उसकी जो रूट्स होंगी वो फाइबर की तरह दिखेंगी। तो इस तरह के जो रूट सिस्टम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। तो फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल कौन है, गेहूं है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल के तौर पे गेहूं लिख रखा है। तो ये जो फाइब्रस रूट होती हैं, ये फाइब्रस रूट कैसे बनती हैं, तो ये भी रेडिकल्स के द्वारा ही बनती है। तो जो रेडिकल होता है वही होता है, लेकिन इसमें जो रेडिकल होता है वो एक तरह से शॉर्ट लिव्ड होता है, कम समय के लिए ये होता है, बाद में एक तरह से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जो सीड होता है, सीड के अंदर से जो रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ये रेडिकल्स कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है, और यही एक तरह से फाइब्रस रूट के अंदर जो झकड़ा जड़ होती है, एक तरह से फाइब्रस रूट होती है, उसमें ये डेवलप हो जाता है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, गेहूं है। तीसरे नंबर पे आता है जो तीसरा टाइप होता है रूट का, उसे हम लोग बोलते हैं एडवेंटिटियस रूट, जिसे हम लोग कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। तो जो एडवेंटिटियस रूट्स होती हैं उनका फॉर्मेशन खास रूप से किसके माध्यम से होता है, एक तरह से जो एडवेंटिटियस रूट होती हैं उनका फॉर्मेशन होता है जो रेडिकल होती हैं उसके अलावा किसी दूसरे पार्ट से। तो एडवेंटिटियस जो रूट्स होती हैं वो किसके द्वारा बनेंगी, जो खास रूप से प्लांट्स के अंदर का जो उसका स्टेम पार्ट होगा, लीफ पार्ट होगा या सीड होगा, कोई भी भाग होगा, ये रेडिकल को छोड़ के प्लांट्स का स्टेम हो सकता है, उसकी लीव्स हो सकती हैं, उनमें किसी भी भाग से अगर रूट का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एडवेंटिटियस रूट्स कहते हैं। तो जैसे आप अगर बनियान ट्री में देखें, बरगद के पेड़ में देखें, या फिर जो घासें होती हैं जिसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें जो तने होते हैं, तनों से खास रूप से इस तरह की ऐसे जड़ें निकलती हैं और यही जड़ें एक रूट का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जो ज़मीन में जाके एक तरह से पूरे के पूरे प्लांट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो इस टाइप की जो रूट्स होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एडवेंटिटियस रूट्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे जो जड़ें होती हैं उनका कार्य क्या होता है और वो खास रूप से क्या करते हैं। तो आपको पता है कि जड़ें चाहे वो फाइब्रस रूट हो, चाहे वो एडवेंटिटियस रूट्स हो, या फिर वो टैप रूट हो, तो किसी भी टाइप की जो रूट्स होती है उनका जो मेन फंक्शन होता है वो एक तरह से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने का काम करती है। साथ ही वो एक तरह से उनमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, इन सभी प्रोसेस के लिए वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो रूट्स का जो टाइप होता है। अगर उसमें रूट्स को भी डिवाइड करें तो ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं मैचुरेशन पीरियड। तो होता क्या है कि जब रूट्स पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, उसमें जो टैप रूट सिस्टम होता है वो पूरी तरह से अगर डेवलप हो चुका होता है तो ये हिस्सा एक तरह से पूरी तरह से यहाँ की सेल्स मैच्योर हो जाती हैं, और ये इसमें जो मोटाई होती है, रूट्स की जो मोटाई होती है, इसके लिए ये वाला भाग रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ ब्रांचेज आपको दिखाई देंगी, सेकेंडरी या फिर टर्सरी रूट्स भी दिखाई देंगी, और ये एक तरह से क्या करती हैं, जो रूट हेयर्स होते हैं जिसे हम लोग मूल रोम कहते हैं, रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो रूट हेयर्स क्या होते हैं, ये एक तरह से जो वाटर होता है, खास रूप से जो कैपिलरी वाटर होता है, केशिका जल होता है, उसे एब्जॉर्ब करने का काम कौन करती है, रूट हेयर्स करती हैं। और जो इसका सेकेंड पार्ट होता है, ये वाला जो सेकेंड पार्ट होता है, इसे हम लोग इलोंगेशन जोन कहते हैं।
तो ये वाला पार्ट क्या होता है, इलोंगेशन जोन होता है। तो इलोंगेशन जोन का मतलब एक तरह से यहाँ की जो सेल्स होती है वो डिवाइडिंग सेल होती हैं। इस तरह की कोशिकाएं होती हैं जो तेजी से विभाजन करती रहती हैं, डिवीजन करती रहती हैं, और इस कारण से जो रूट्स होती हैं उसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज होती रहती है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, इसका जो सेकेंड पार्ट होता है, इसे हम लोग कहते हैं इलोंगेशन जोन, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बना होता है। और ये खास रूप से एक तरह की डिवाइडिंग सेल होती है जिस कारण से रूट्स का जो साइज होता है वो इंक्रीज करता रहता है। लास्ट वाला इसका जो भाग है, यहाँ पे जो बिल्कुल अंतिम सिरा है, लास्ट वाला पोजीशन है, टर्मिनल पोजीशन है रूट का, उसे हम लोग कहते हैं रूट कैप। ये सॉफ्ट सेल होती हैं और जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसमें एक तरह से धंसने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये होती है। साथ ही ये सॉफ्ट सेल होती हैं, तो ये भी एक तरह से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से जो रूट होती है, रूट का स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि जो रूट्स होती हैं उनका और क्या क्या फंक्शन होता है, वो और किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो खास रूप से अगर हम देखें, जो जड़ें होती हैं एक तरह से प्लांट्स को क्या करेंगी, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने में सहायता करती हैं। और कौन सा वाटर एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स, तो जो कैपिलरी वाटर होता है उसे एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। ऐसा कैसे होता है, तो जनरली होता क्या है कि जो ये सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर इस तरह से, जैसे मान लेते हैं ये सॉइल का पार्टिकल हो जाता है, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह से सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में वो कैपिलरी वाटर होता है, केशिका जल होता है। अगर हम जल का टाइप भी पढ़ेंगे तो वो भी 4-5 टाइप का हो जाएगा, तो उसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो ये छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये एक तरह से मान लेते हैं ये सॉइल पार्टिकल हैं और इनके बीच में ये वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो जनरली होता क्या है कि जो रूट हेयर्स होती हैं इनके बीच बीच में, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ऐसे फैली होती हैं, इस तरह से फैली होती हैं। तो जब एक वाटर मॉलिक्यूल रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होता है वो कोहेसिव फोर्स के कारण, संसंजन बल आपने पढ़ा होगा, उसकी वजह से, जैसे ये ए है, पहला वाटर मॉलिक्यूल है, ये बी वाला है और ये मान लेते हैं सी वाला है। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल है एग्जाम्पल के तौर पे। जब इसे कोई रूट हेयर एब्जॉर्ब कर लेगी सी वाले को, तो ए वाला क्या, ये बी वाला क्या करेगा, सी के स्थान पे मूव कर जाएगा। इसी तरह से बी वाले के स्थान पर कौन मूव कर जाएगा, ए वाला मूव कर जाएगा। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में एक तरह का कोहेसिव फोर्स लगता है। इस वजह से जड़ें क्या करती हैं, वाटर को ईजिली अब्जॉर्ब करती रहती हैं। और साथ ही उनमें एक और भी विटॉल एक्टिविटी की वजह से भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और साथ ही एक और चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए एक जैसे डीपीडी होता है, सक्शन प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये सारी चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसे हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जो रूट्स होती हैं वो 3 टाइप की हुई, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और उसके अलावा हुआ एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। तो जो टैप रूट होगा वो मूसला जड़ होगी सरसों के अंदर, फाइब्रस रूट गेहूं के अंदर, और जो एडवेंटिटियस रूट है वो किसके अंदर है, बरगद के अंदर। साथ ही वो देखने को मिलती है घास के अंदर। इस तरह के रूट सिस्टम डेवलप होते हैं और इन सब का फॉर्मेशन रेडिकल से ही होता है। रेडिकल ही डेवलप होके टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिटियस रूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इनका क्या फंक्शन होता है और रूट का जो मॉडिफिकेशन होता है, तो रूट्स कौन कौन सी रूट्स मॉडिफाई करके किस तरह के जो पार्ट होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। खास रूप से कुछ जैसे मूली हुआ, गाजर हुआ, सलजम हुआ, तो ये जो होते हैं ये भी रूट से ही डेवलप होते हैं। तो किस तरह की रूट से डेवलप होते हैं इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।